डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z कोचिंग सेंटर पे आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो हम लोग देखेंगे संस्कृत का ऑब्जेक्टिव प्रश्न 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और ये परीक्षा में बार बार आने वाला प्रश्न है। मतलब बोल रहे हैं तो पिछले एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है क्लास 10th का। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम। और एक बात बता दें आपको कि आप जो है कॉपी और कलम लेकर बैठिएगा और जो है टेस्ट दीजिएगा कितना 50 में आप सही कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो डियर स्टूडेंट, देखिए हमारा फर्स्ट प्रश्न क्या है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो आपको बता दें इसका सही जवाब क्या होगा। पहला का जवाब का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, उपनिषद से। मंगलम जो है उपनिषद से लिया गया। ठीक है, बोला मंगलम पाठ के कितने मंत्र हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र की वर्णना है। तो दो का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 5। ठीक है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, कितने उपनिषद हैं तो 5 उपनिषद हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लें। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न हमारा क्या है कि कुटिनी कुटनी कुटनिमतम के कवि कौन है। कुटनिमतम के कवि कौन है। तो बता दें आपको कुटिनतम के कवि कौन है। 3 का जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, दामोदर गुप्त, है ना। कुटिनतम कौन लिखे हैं तो दामोदर गुप्त लिखे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 4 देख सकते हैं। प्रश्न नंबर आपका 4 क्या कहता है कि कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था। तो आपका जो आंसर है 4 का बता दें, ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब है। कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था। अगला है कि अलसकार के रचनाकार हैं। अलसकार के अगला प्रश्न देखिए क्या हमारा है कि अलस कथा। देखिए क्या कहता है अगला प्रश्न, अलस कथा के रचनाकार हैं। अलस कथा के रचनाकार कौन है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी या बी आपका सही जवाब है, विद्यापीठ। विद्यापीठ जो है रचनाकार हैं। वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। तो छो का जो आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब है, दानशील। जो वीरेश्वर था मंत्री था, दानशील था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए सातवां की अगर बात कर लें प्रश्न की, सातवां प्रश्न की बात कर लें, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। तो 7 का जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, मिथिलेश कुमारी मिश्रा। मिथिलेश कुमारी मिश्र वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका हैं। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा। सर शुक्ला सरस्वती किसने कहा। तो इसका आपको बता दें, सर शुक्ला सरस्वती किसने कहा। 8 का जो आंसर होगा बता दें आपको, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, दांडी ने कहा था। सर शुक्ला सरस्वती किसने कहा, दांडी ने कहा। अगला है कि अच्युत राय की रानी कौन थी। अच्युत राय की रानी कौन थी। तो 9 का जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है, तिरुमलांबा। तिरुमलांबा, अच्युत राय की रानी का नाम था तिरुमलांबा। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए क्या कि प्राचीन संस्कृत की पहचान किससे होती है। तो 10 का आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए संस्कार से। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, संस्कार से होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। भारतीय महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। भारतीय महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। 11 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, भागवत पुराण से। भागवत पुराण से संकलित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग जरा। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, 12 नंबर प्रश्न देखिए, 12th नंबर प्रश्न बोला सप्तनदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है। सप्तनदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है। तो 12 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी विवाह में, है ना। जो सप्तनदी क्रिया सप्तदी क्रिया है ये विवाह संस्कार में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है शिक्षा संस्कार कितने हैं। शिक्षा का कितने संस्कार होते हैं। तो 13 का आपका ऑप्शन डी याद रखें, 5। शिक्षा का कितने संस्कार होते हैं, 5 संस्कार होते हैं। हम लोग को याद रखना चाहिए ये बात को अपने जीवन में। ठीक है, शिक्षा का 5 संस्कार होते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कार कुल कितने हैं। भारत में संस्कारों की संख्या कुल कितनी है, कितना संस्कार होते हैं। 16 संस्कार होते हैं, याद रखिएगा। भारतीय संस्कार कुल 16 होते हैं। संस्कार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है। संस्कार में क्या कहा गया, संसार में कि बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है। तो 15 नंबर जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सच्चा रक्षक माता को कहा जाता है। नरक के कितने दरवाजे हैं। तो नरक के 4 दरवाजे होते हैं। सॉरी, 16 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर
16 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका होगा, 3 होगा। नरक के कितने दरवाजे होते हैं? 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, ठीक है। नरक के 3 दरवाजे होते हैं, है ना। लोभ, पाप, ये सब होते हैं, याद रखिएगा। आप पढ़ोगे तो आपको याद होगा इस तरह का। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कि राम प्रवेश के भाई बहन कितने थे? राम प्रवेश के भाई बहन कितने थे? तो 17 नंबर का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। 2 गो थे, राम प्रवेश का 2 भाई बहन थे। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो बता दें आपको, ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब होगा, मूल शंकर। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम था मूल शंकर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की अगर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कहता है कि स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात में कब हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात में कब हुआ था? 1824 में। 19 का जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। 1824 में स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात में टंकारा में हुआ था। स्वामी दयानंद स्वामी दयानंद संस्थापक थे किसके? स्वामी दयानंद ने किसका स्थापना किया था? तो बता दें आपको 20 का जो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, आर्य समाज। आर्य समाज, आर्य समाज का स्थापना किया था, याद रखिएगा। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज का स्थापना किया था। अगला देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, देख सकते हैं कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो 21 का जो आंसर है आपका बता दें आपको, 21 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, वाल्मीकि जी ने। मंदाकिनी वर्णम पाठ के जो है ना कवि हैं कौन है? तो बता दें आपको, इसका आंसर है वाल्मीकि, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं आपके सामने क्या है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो 22 का जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या कहता है, व्याघ्रपथी कथा के रचयिता कौन है? व्याघ्रपथी कथा के रचयिता कौन है? 23 का जो आंसर है बता दें आपको, 23 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, नारायण पंडित। व्याघ्रपथी कथा के रचयिता हैं नारायण पंडित, ठीक है। तालाब में स्नान करने कौन गया, है ना। अगला प्रश्न है 24 नंबर, तालाब में स्नान करने कौन गया? तो देखिए आपका ऑप्शन यहाँ पे है, आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे है, तालाब में स्नान करने कौन गया? तालाब में स्नान करने कौन गया? देखिए ऑप्शन है बाघ, पथिक, बालक, हाथी। तो आपका आंसर क्या होगा? पथिक गया था, एक है ना कोई व्यक्ति था पथिक, वो गया था तालाब में स्नान करने। अब बाघ ने उसे क्या कर लिया? छाछद में फंसा दिया और उसको है ना खा गया। तो आपका आंसर हो गया 24 का आंसर आपका क्या हो गया? बी हो गया। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या कहता है, कर्ण अस्य दार्वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कर्ण अस्य पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? किस पाठ से लिया गया, किस ग्रंथ से लिया गया है? तो 25 का जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बता दें आपको, 25 का आंसर क्या होगा? तो आपका 25 का आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, कर्णभार। कर्ण अस्य दैवीरता किस पाठ से किस ग्रंथ से है? तो कर्णभार से लिया गया है, कर्णभार से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, महतराम भिक्षा याचे किसकी उक्ति है? महतराम भिक्षा याचे किसकी उक्ति है? तो ये जो है 26 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब है, शक्र ने, है ना, इंद्र। शक्र मतलब इंद्र, ठीक है। विश्व शांति पाठ में कैसे वातावरण का, यहाँ क्या लिखा, मातराम भिक्षा याचे, भिक्षा मांगने का कर्ण इसके पास कौन आया था? इंद्र भगवान आए थे भिक्षा मांगने, है ना। कर्ण ने अपना सारे कवच कुंडल खोल के इंद्र भगवान को दे दिए थे, तो परीक्षा ले रहे थे ना। विश्व शांति पाठ में कैसे वातावरण का वर्णन किया गया है? शांति का वर्णन किया गया, विश्व शांति इसमें है, हाँ? तो आपका आंसर हो गया शांति। 27 का जो आपका आंसर हो जाएगा, एक सॉरी गलती आपको है ना, 1 मिनट, यहाँ पे जो आंसर आपके गलत बता दिए, मिस्टेक हो गया। आप क्वेश्चन क्या था आपका, देखिए क्वेश्चन था कि विश्व शांति में पाठ कैसे वातावरण का वर्णन है? तो अशांति का वर्णन है, अशांति को शांति करने के लिए बताया गया है। तो आपका आंसर है, याद रखिएगा, विश्व शांति में शांति अशांति को बात बताया गया है, ठीक है, कैसे अशांति होता है, कैसे शांति आना चाहिए। तो अशांति आंसर होगा ऑप्शन सी। तो देखिए 28 का अगर बात कर लें, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, आर्यभट्ट। आर्यभट्टियम किसकी रचना है? आर्यभट्ट की रचना है, याद रखिएगा। कपिल किस दर्शन के प्रवर्तक थे? कपिल किस दर्शन के प्रवर्तक थे? 29 का जो आपका आंसर होगा, 29 का आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो गया। देखिए 29वां प्रश्न आपका क्या है कि कपिल किस दर्शन के प्रवर्तक थे? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। छंद ग्रंथ के रचयिता कौन है?
छंद ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो 30 का जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पिंगल। छंद ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो पिंगल है, पिंगल। ठीक है। अब देखिए हमारा ये तो बुक सेक्शन था। अब जो है हमारा 20 प्रश्न ग्रामर से है। गोसु किस शब्द का रूप है? गोसु किस शब्द का रूप है? ये आपका व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण का 20 प्रश्न हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो 31 से 50 तक आपका संस्कृत व्याकरण का प्रश्न है। गोसु किस शब्द का रूप है? तो 31 का आंसर आपका बी है, गो शब्द का रूप है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अस्मा शब्द षष्ठी बहुवचन का रूप क्या है? तो 32 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब, अस्माकम। अस्मा शब्द षष्ठी बहुवचन या अस्कम शब्द सप्तमी बहुवचन, दोनों में आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है लता शब्द तृतीया बहुवचन। लता शब्द के तृतीय बहुवचन में क्या होता है? तो 33 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब, लता भी। देखिए कैसे आपको लता शब्द याद होना चाहिए एग्जाम में। यहाँ से क्वेश्चन आपके 1-2 नंबर क्या आ सकता है? लता लते लता लताम लते लता लतिया लताभ्याम लता भी, लतिया लताभ्याम लता भी। तो देखिए ही ना लता भी है, लतिया लताभ्याम लता भी, लताया लताभ्याम लताभ्या, लताया लताभ्याम लताभ्या लता, इस प्रकार से होता है ना। तो आपको याद होना चाहिए वाला बात। यहाँ से आपको शाम क्या आता है? तो आपका आंसर हो गया आपका सी। सोबते किस लकार का रूप है? सोबते किस लकार का रूप है? 34 का जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, लट लकार का रूप है। सोबते लट लकार का रूप है। चलिए 35 की अगर बात कर लेते हैं, देख सकते हैं 35 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निर्वलम का संधि विच्छेद क्या होगा? 35 नंबर देखिए, निर्वलम का संधि विच्छेद क्या होगा? 35 का आंसर आपका क्या होना चाहिए आप बताइए। तो 35 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब है। देखिए आपका ऑप्शन क्या, किस नी जोड़ मलम, नी जोड़ मलम आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं, 36 नंबर की बात कर लेते हैं। क्या कहता है? ई प्लस आ, ई और आ के मेल से कौन सा नया बन बनेगा? तो बता दें आपको 36 का जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, या। ई और आ के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? तो या बनेगा। ठीक है। प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? तो पहले बताइए कि प्रत्येक का पहले संधि विच्छेद कीजिए, प्रति जोड़ एक। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति जोड़ एक। तो प्रति जोड़ एक में पहले जो जुटे उपसर्ग कहते हैं, तो पहले प्रति आ रहा है, आपका आंसर प्रति हो गया। ऐसा नहीं कि प्राग मार दीजिएगा, प्राग गलती हो जाएगा। ठीक है। तो संधि विच्छेद जो उपसर्ग पहचान होती है ना, संधि विच्छेद करने के बाद करना चाहिए। ठीक है। तो आपका 37 का आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है, प्रति जोड़ एक। चलिए अगला है कि परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो 38 नंबर की अगर बात कर लें तो 38 नंबर का आंसर क्या होगा? बी सही जवाब है, पराजय। 38 का आंसर क्या होगा? पराजय। ठीक है। चलिए अगर हम 39 की अगर बात कर लें, देखिए 39 नंबर क्या कहता है? वरुण का स्त्री रूप होगा। वरुण का स्त्री रूप क्या होगा? 39 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, वरु नानी। वरुण का स्त्री रूप क्या होगा? तो वरु नानी होगा, वरु नानी होगा, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ग्रामर हम लोग संस्कृत व्याकरण का देखिए क्या कहता है। देखिए प्रश्न नंबर 40 क्या कहता है, देख सकते हैं कि राजन प्लस इंगिप से कौन सा शब्द बनेगा? तो 40 का जो आपका आंसर होगा, 40 का ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब है, रागी बनेगा। क्या बनेगा? रागी बनेगा। सुंदरता में कौन सा प्रत्यय है? सुंदरता में कौन सा प्रत्यय है? 41 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? तमप। सुंदरता में तमप प्रत्यय। ये सब आपकी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, आने की संभावना है। इसलिए आप वीडियो की इस क्वेश्चन को इस तरह को लिखिए, याद कीजिए, याद कर लीजिएगा, याद आपको नहीं है तो। मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो 42 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, टाप प्रत्यय है। मूर्खा में कौन सा प्रत्यय है? तो टाप प्रत्यय है। पांडा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो 43 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, अन प्रत्यय है। पांडा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो अन प्रत्यय, याद रखिएगा इस बात को। अगला है कि बिना पानी कौन सा समास है? बिना पानी कौन सा समास है? तो 44 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, बिना पानी बहुब्रीहि समास है। बिना पानी बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन है? तो 45 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, दिगंबर। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कहता है कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन है? तो दिगंबर जो है आपका बहुब्रीहि समास है। चंद्रशेखर का विग्रह करें। चंद्रशेखर का अगला देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि चंद्रशेखर का विग्रह करें। तो 46 का अगर बात करें आपको आंसर की, तो 46 का आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, चंद्रशेखरे यस्य स। चंद्रशेखरे
यशेसा, चंद्रशेखर यशेसा। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन क्या था, एक मिनट। यहाँ पर देखिए आपका जो प्रश्न है क्या आता है कि चंद्रशेखर का बीरा कौन है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, चंद्रशेखर यशेसा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, दान के अर्थ में कौन विभक्ति लगती है? दानार्थ चतुर्थी, फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, कारक सूत्र होता है, दानार्थे चतुर्थी। दान के अर्थ में कर्ता कारक में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया था, मतलब जो जो दान करेगा उसी में चतुर्थी व्यक्ति लगाना है। जैसे कि बोले कि राम ने सोहन को कपड़ा दिया, कपड़ा दान में दिया, तो यहाँ पे किस में राम चतुर्थी लगेगा? राम में लगेगा, रामाय हो जाएगा। तो दान के अर्थ में कौन सी व्यक्ति लगती है? चतुर्थी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलो देखिए अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कहता है, निर्धारण में कौन सी व्यक्ति होती है? निर्धारण में कौन सी व्यक्ति होती है? तो आपका 48 का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब है, षष्ठी तथा सप्तमी दोनों लगता है। निर्धारण में जो है ना षष्ठी और सप्तमी दोनों व्यक्ति लगता है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, तो क्या होता है? गंगायाम हिमालयात निसरती, किससे? तो हिमालय से, किससे? हिमालय से निकलती है। तो सॉरी यहाँ नहीं, ये एग्जाम्पल आपके यहाँ पे सेटेबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगला है देखिए कि पादेन खंजा गोपाला, पादेन खंजा गोपाला, यहाँ पर ये आपका सेंटेंस है। ठीक है, पादेन खंजा गोपाला, पादेन में कौन सी विभक्ति है? मतलब यहाँ पे बोला गोपाल पैर से लंगड़ा है, गोपाल पैर से लंगड़ा है, पादेन में कौन सी विभक्ति है? तो कोई आदमी जिस चीज़ से बेकार हो जाएगा ना उसमें चतुर्थी व्यक्ति लगाया जाता है। मतलब यहाँ पे आपका जो है सॉरी इसमें तृतीय व्यक्ति लगाया जाता है। 49 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब, तृतीय व्यक्ति पादेन। ऐसे भी देख सकते हैं पादेन जो है ना बालकेन होता तृतीया में, तो पादेन हो गया, याद रखिएगा तृतीय व्यक्ति। अल्लाह, इस वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न है, देखिए इस वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न क्या कहता है, रुच्यार्था नाम प्रियमाना सूत्र का उदाहरण दीजिए। पहले तो आपको बता दें कि रुच्यार्था नाम प्रियमाना सूत्र होता क्या है, तो बस इसका व्याख्या एग्जाम में आपका आ सकता है 2 नंबर में, याद रखिएगा कि रुच, रू अच्छा महलंत, रुच धातु का अर्थ होता है रुचि, इच्छा होना, रुचि होना। तो रुच धातु जिसको कोई वस्तु अच्छा लगती है या अच्छा ना लगती है उसमें चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। रुच धातु का अर्थ होता है अच्छा लगना, और जिससे कोई वस्तु अच्छा लगता है या अच्छा नहीं लगता है उसी में लगाना चतुर्थी व्यक्ति लगाया जाता है। तो रुच्यार्था न विद्यमान सूत्र का उदाहरण कौन है, किसमें चतुर्थी व्यक्ति लगाया गया? देखिए बालकाय में चतुर्थी व्यक्ति है ना, आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो गया। बालकाय फलम रोचते, बालक को लड़का को फल अच्छा लगता है, लड़का को फल अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में कितना प्रश्न देखा? 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखा, याद रखिएगा 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखा। तो आशा करते हो आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपके दोस्तों के पास ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और इसी तरह का आपके वीडियो चैनल पे मिलेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके पास जो भी वीडियो अपलोड करें इस तरह के वीडियो आप अच्छी तरीक़ा से आप 10th बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सकें, 400 प्लस 440 प्लस ला सकें। इसके लिए हम आपके लिए मेहनत करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।